Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की जीनियस सुभाष सर। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी थी, यानी हम चर्चा कर रहे थे आधुनिक भारत के बारे में। और आधुनिक भारत में हमने उत्तरोत्तर मुगल काल जो था, उस उत्तरोत्तर मुगल काल को हमने पूरा कर लिया था। आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे? यूरोपियनों के आगमन के बारे में, यानी यूरोपियनों का आगमन भी, ठीक है भी, इसके बारे में हमें चर्चा करेंगे। इससे पहले सभी बच्चों से प्रार्थना है, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, डाटा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करोगे, ताकि और भी बच्चे इन वीडियो का क्या उठा सके, लाभ उठा सके। मेरा जो परिश्रम तभी सार्थक होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस बच्चे इन जानकारियों से, इन वीडियो से क्या है लाभान्वित होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूरोपियनों का आगमन। यूरोपियनों का आगमन का जिसे हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, यूरोपियो मीन्स क्या होते हैं? यूरोपवासी भी। क्या है? यूरोपवासी भी। आपको ध्यान होना चाहिए, यूरोपवासी। यूरोपवासियों का भारत के साथ क्या होता था? हमेशा व्यापार होता था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जिक्र करते हैं यूरोपियनों का आगमन, यूरोपवासियों के साथ क्या होता था? भारत का हमेशा व्यापार होता था। परंतु कैसे होता था व्यापार, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ये यूरोपवासी थे, ये जो यूरोप का जो महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप, और यहाँ पर जैसे एशिया महाद्वीप में हम भारत का जब जिक्र करते हैं तो ये यूरोपवासी क्या है? ये अरब जो देश है, यानी एशिया महाद्वीप के जो ये अरब देश है, इन देशों के मार्फत ही क्या करते थे? व्यापार करते थे भारत में, ठीक है भी। यानी भारत के साथ यूरोपियन जो व्यापार करते थे वो इन अरब व्यापारियों के माध्यम से क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। प्राचीन काल में ही भारत में आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के साथ एक तो ये मार्ग होता था स्थल मार्ग का जिसे जिक्र करते हैं, और एक ये क्या होता था आपका? भूमध्य लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये कौन सा मार्ग होता था? आपका जल मार्ग होता था। यानी प्राचीन काल में भी जल मार्ग और स्थल मार्ग के द्वारा भारत के साथ यूरोपवासी क्या करते थे? व्यापार करते थे। परंतु उस व्यापार को बीच में कड़ी का जो काम करते थे वो अरब व्यापारी करते थे। कौन करते थे? अरब व्यापारी करते थे। इन अरब जैसे देशों के शासकों ने क्या कर दिया था? फिर उस व्यापार को बंद कर दिया था। अब यूरोपवासी क्या नहीं कर पाते थे? व्यापार नहीं कर पाते थे। तो यूरोपियों ने क्या है? नए नए मार्गों की खोज करनी शुरू की भी। ये भी क्या है? नए मार्गों की क्या करे? खोज। क्योंकि व्यापार तो करना ही था भारत के साथ, क्योंकि भारत का मसाला उद्योग का जैसे जिक्र करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये बहुत अच्छा था। इसीलिए हमेशा यूरोपवासी क्या रहते थे? लालित रहते थे भी हम क्या करें? भारत में जाकर व्यापार करें। तो व्यापार करने के लिए उन्होंने अन्य समुद्री मार्गों की खोज की, ठीक है। बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है भी भारत की खोज किसने की थी, तो बच्चे यही जवाब देते हैं भी भारत की जो खोज की थी वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की, क्योंकि भारत तो खोजा हुआ ही देश था, प्राचीन काल में ही देश था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की भी, यानी यूरोप और भारत के बीच में समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब यूरोपवासियों का जैसे जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे? आपके पुर्तगाली आए थे भी। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। आपको ध्यान होना चाहिए 1498 का जैसे जिक्र करते हैं। उसके बाद में फिर डच आए थे भी। कौन आए थे? आपके डच 1595-96 का जिसे जिक्र करते हैं। उसके बाद कौन आए थे? आपके अंग्रेज आए थे भी। कौन आए थे? आपके अंग्रेज। अंग्रेजों का जिक्र करें तो 1600 ईस्वी का जैसे जिक्र करते हैं, वैसे 1599 में क्या आ गया था? भारत आ गए थे भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1600 ईस्वी का जैसे जिक्र करते हैं। फिर कौन आए थे? आपके डेनिस आए थे भी। कौन आए थे? डेनिस। कब आए थे? 1616 में। और फिर अंत में जो आपके आए थे? फ्रांसीसी। कौन आए थे? आपके फ्रांसीसी 1664 में, ठीक है भी। यूरोपियनों के आगमन से संबंधित बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी यूरोपवासी किस किस तरीके से आए। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? तो सबसे पहले भारत में आए थे 1498 के अंदर पुर्तगाली जो आया था वो वास्को डी गामा आया। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। फिर डच आए थे। उसके बाद में जैसे जिक्र करते अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, और फिर कौन आए थे? आपके फ्रांसीसी। भारत में आने वाले प्रथम जो यूरोपवासी थे वो पुर्तगाली थे, और भारत में आने वाले अंतिम जो यूरोपवासी थे वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। भारत से अंतिम रूप से जाने वाले जो यूरोपवासी थे वो आपको ध्यान हो पुर्तगाली थे, क्योंकि 1498 में पुर्तगाली आए थे और 1961 में गोवा को आजाद करके भारत से वो गए।
भारत में अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। और सबसे पहले भी भारत से बाहर गए कौन? वो आपके फ्रांसीसी गए थे। कौन गए थे? फ्रांसीसी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैंने जिक्र किया इस चीज के बारे में, ये आपको क्रम जरूर याद होना चाहिए। यूरोप वासियों का जैसे जिक्र करते हैं, अब 1498 में ही खोज करने के लिए नहीं निकला था अभी। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यूरोप जो महाद्वीप है ये भारत में पहुंचना चाहता था। क्या पहुंचना चाहते थे? भारत में। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, यहां पुर्तगाल से जैसे जिक्र करते हैं भी, पुर्तगाल एक देश है यूरोप के अंदर, एक पुर्तगाल है, स्पेन का जैसे जिक्र करते हैं। तो पुर्तगाल का जैसे जिक्र करते हैं, एक शासक था पुर्तगाली शासक हेनरी। क्या नाम था? हेनरी या हेनरिक के नाम से उसको जाना जाता है। हेनरी या हेनरिक के नाम से उसको जाना जाता है। पुर्तगाल का कौन शासक था? आपको ध्यान होना चाहिए, यह शासक था हेनरी, या इसको हेनरिक के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी के नाम से बहुत सी समुद्री यात्राएं की थी, समुद्र का इसको ज्ञान था भी, मतलब समुद्री छोटी छोटी यात्राएं की थी। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, यह शासक था कहां का? पुर्तगाल का शासक था हेनरिक। जो इसने क्या है, नाविकों के लिए शिक्षा, यानी नाविकों को शिक्षा देने के लिए अनेक विद्यालय खोले हुए। और इसी के प्रयासों से आपको ध्यान होना चाहिए, इसी के समय में, हेनरिक के समय में सबसे पहले वार्थोलोम्यू भी, क्या है आपका? वार्थोलोम्यू भी, क्या है? वार्थोलोम्यू एक पुर्तगाली नाविक था भी। क्या था? वार्थोलोम्यू एक पुर्तगाली नाविक था। और ये पुर्तगाल से चले, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये आपका यूरोप है और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के यहां दक्षिणी हिस्से केप ऑफ गुड की इसने क्या की? केप ऑफ गुड भी, केप ऑफ गुड की क्या की थी? इसने खोज की थी। इसको आशा अंतरिप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आशा अंतरिप के नाम से भी, आशा अंतरिप। ठीक है भी, आशा अंतरिप या कुमारी आशा अंतरिप। वर्तमान में जो इसका नाम क्या है वो कुमारी आशा अंतरिप है। यह नाम दिया गया था इसको केप ऑफ गुड। इसकी खोज किसने की थी? आपको ध्यान होना चाहिए, वार्थोलोम्यू ने की थी। कब की थी? 1487 में भी, 1487 ईस्वी में। चीज क्लियर होना चाहिए। यानी खोज करने के लिए, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए जब ये निकला तो इसने सबसे पहले जो खोज की थी किसकी की थी? केप ऑफ गुड यानी आशा अंतरिप की भी। क्या है? आशा अंतरिप की क्या की थी? इसने खोज की थी। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आशा अंतरिप, उस समय इसको आशा अंतरिप नाम नहीं दिया गया। ये आशा अंतरिप नाम तो इसको क्या दिया गया था? बाद में, यानी बाद में इसको नाम क्या दिया गया था? कुमारी आशा अंतरिप। इसको पहले जो नाम दिया गया था तूफानी अंतरिप भी। क्या नाम दिया गया था? तूफानी अंतरिप। ध्यान होना चाहिए, यानी पहले जो इसको नाम क्या दिया था? वार्थोलोम्यू ने जो इसको नाम दिया था इस जगह को, वो तूफानी अंतरिप, क्योंकि वार्थोलोम्यू ने यहां पर भीषण तूफान झेले थे, इसीलिए उसने उसको नाम दिया था तूफानी अंतरिप। बाद में जैसे पुर्तगाली जो शासक थे, पुर्तगाली शासकों ने इसको नाम दिया था कुमारी आशा अंतरिप। और आज भी इसको किस नाम से जाना जाता है? कुमारी आशा अंतरिप के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारी आशा अंतरिप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब दूसरा जो चले, जिसे जिक्र मैंने स्पेन का भी किया है, एक स्पेनी यात्री भी चला था आपका भी। क्या है आपका? एक स्पेनी यात्री भी चला था। और स्पेन का यात्री कौन था जिसे जिक्र करते हैं? तो क्रिस्टोफर निकोलस। 1492 में वो भारत की खोज करने के लिए निकला, परंतु भारत पहुंचने की बजाय वो कहां पहुंच गया था? आपका अमेरिका। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा एशिया? ये भारत आपका। ठीक है, ये क्या है? भारत। तो यहां से स्पेन से चला था आपका कौन? कोलंबस में। कौन चला था आपका? कोलंबस चला था। कब? 1492 में। वो वहां से निकलने के बाद उसको घूमना तो ऐसे था, ऐसे चलना था, परंतु वो सीधा यहां पहुंच गया। भी कहां पहुंच गया? यहां अमेरिका पहुंच गया। और अमेरिका पहुंचकर उसने कहा बे मैंने भारत को खोज लिया है, मैंने भारत को खोज लिया है। परंतु बाद में जब उसे पता चला इस चीज के बारे में, ये भारत नहीं है, ये अमेरिका है, यूएसए है, स्टेट यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है। तो अमेरिका को उसने क्या नाम दिया था? एक नई दुनिया का नाम दिया। भी क्या नाम दिया था उसने? एक नई दुनिया। इसीलिए हम पढ़ते हैं भी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में। किसकी खोज करने के लिए वो निकला था? भारत की खोज करने के लिए निकला था। परंतु पहुंच कहां गया था वो आपको ध्यान होना चाहिए। पहुंच गया था वो अमेरिका, जिसको नई दुनिया उसने कहा था। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए।
अब सन हेनरी का जैसे मैंने जिक्र किया था ना, हेनरी, उसको नौका चालक हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी जो पुर्तगाली शासक का मैंने जैसे जिक्र किया था, उसको नौका चालक है हेनरी के, यानी नौका चालक हेनरी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि समुद्री यात्राओं का उसको थोड़ा ज्ञान था, इसीलिए उन्हें नाविकों के लिए क्या खोले थे, स्कूल खोले थे। अल्प आयु में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, परंतु उसके जो प्रयास जो थे, उस प्रयासों के एक बेहतरीन परिणाम क्या है, निकलकर दुनिया के सामने आए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं तो स्पेन पुर्तगाल से फिर एक नाविक और चला था 1997 का, जैसे जिक्र करते हैं 1497, ठीक है भाई, 1497 का, जैसे कोलंबस ने खोज कब की थी, 1492 में। और पुर्तगाल से जो नाविक चला था आपका कौन सा, 1497 में, वास्को डी गामा भी। कौन चला था आपका, वास्को डी गामा भी। ध्यान होना चाहिए, वास्को डी गामा चला था भारत की खोज करने के लिए। और यहां जो मैंने बताया था ना, केप ऑफ गुड यानी कुमारी आशा अंतरिक्ष, इसी मार्ग से होते हुए वो कहां पहुंच गया था, यहां पर आपके हिंद महासागर में पहुंच गया था भाई। कहां पर पहुंच गया था, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का ही हिस्सा है आपका भारत के पास का, जैसे जिक्र करते अरब सागर। क्या है, अरब सागर। अब हिंद महासागर में जब पहुंचा ना, तो यहां पर इसका जो मतलब सामना किससे हुआ था, अरब यात्रियों से भी। किससे, अरब यात्री, अरब व्यापारियों से हुआ था भी, अरब व्यापारी। अरब व्यापारियों के साथ जब इसका संबंध हुआ तब उसने बताया भी मैं यूरोप से चला हूं, पुर्तगाल से आया हूं, वास्को डी गामा हूं, नाम है मेरा। चोखा इसका बड़ा समुद्री जो बेड़ा था उसमें। तो अरब व्यापारियों ने क्या किया था, वास्को डी गामा का विरोध किया। वास्को डी गामा को, जैसे आप सब बच्चे जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पास यहां पर मेडागास्कर है। क्या है, मेडागास्कर है। इस मेडागास्कर के चक्कर लगा के वापिस भेजना चाह रहे थे भी अरब जो व्यापारी, परंतु यहीं पर आपको ध्यान होना चाहिए, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास एक बंदरगाह के ऊपर उसको एक गुजराती नाविक मिलता है, गुजराती व्यापारी मिलता है, माणिक नाम का। ठीक है, माणिक नाम का एक गुजराती मिलता है। और वही गुजराती वास्को डी गामा की सहायता करता है, कहां पहुंचने पर, भारत पहुंचने पर। आपको ध्यान होना चाहिए, वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 17 मई 1498 को भी, यानी 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। किसकी सहायता से, माणिक नामक गुजराती की सहायता से। और आपको ध्यान होना चाहिए किस तट पर पहुंचा था, या कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर। और यहां का राजा जो था वो जमोरिन था भी। कौन था यहां का राजा, जमोरिन था। जमोरिन ने क्या किया था, वास्को डी गामा का स्वागत किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्को डी गामा का स्वागत किस हिंदू राजा ने किया था, तो राजा जमोरिन था उस समय, कालीकट केरला का जो शासक था, उसने क्या किया था, वास्को डी गामा का स्वागत किया। और वास्को डी गामा का स्वागत करने के बाद में, यानी स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में उसको क्या दी थी, भेंट दी थी भी। भेंट, भेंट मतलब क्या है, पुरस्कार जैसे। तो क्या दिए थे उसको भेंट में, मसाले दिए थे भी। क्या दिए थे, मसाले। खासकर यूरोप वासियों का मैंने पहले ही जिक्र किया था, भारत पर उनकी नजरें हमेशा क्यों रहती थी, किस लिए रहती थी, इसलिए रहती थी वो भारत से क्या है, गरम मसाले का व्यापार करे और कपड़े का भी व्यापार करें। इसलिए जब उसको मसाले भेंट किए गए ना, और 1499 में क्या है, वास्को डी गामा वापिस चला गया भी। 1498 में आया, परंतु 1499 में क्यों है वो वापिस चला गया। वापिस जब गया ना, तो उसको जो मसाले जो भेंट किए गए थे यूरोप में, उस मसाले को जब बेचा गया था ना, तो उसके आने जाने का खर्च निकालने के बाद भी 60 गुना ज्यादा क्या हो गई थी, उसको बचत हो गई भी। 60 गुना ज्यादा क्या हुई थी, उसको आय हुई थी। इसीलिए पुर्तगालियों ने भारत के साथ सबसे पहले जो व्यापार शुरू किया था, वो किसका शुरू किया था, वो मसालों का व्यापार शुरू किया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है भी। अब कई बार क्वेश्चन जो ये आपके आते हैं, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है, वास्को डी गामा का जैसे मैंने जिक्र किया 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह, ये कालीकट केरला में है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जिसको वर्तमान में कोझिकोड कहा जाता है भी। कोझिकोड मैंने कई बार आपको बताया है, ये वही कोझिकोड है जहां पर नारियल अनुसंधान संस्थान है भी। क्या है, नारियल अनुसंधान संस्थान है। बहुत बार इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है भी, वास्को डी गामा जो 17 मई 1498 को जो भारत पहुंचा था, लगभग 90 दिन की यात्रा करके भी। कितने दिन की, 90 दिन की यात्रा करके कहां पहुंचा था, ये भारत पहुंचा था। और किस समुद्री जहाज से ये पहुंचा था, तो साओ गैब्रियल भी। क्या था, साओ
गैब्रियल। ठीक है भी, साओ गैब्रियल इसके समुद्री जहाज का नाम था। इस समुद्री जहाज से वो 90 दिन के बाद कहां पर पहुंचा था, वो भारत पहुंचा। 1498 में पहुंचा और 1499 में क्या है वो वापस से चला गया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वास्को डी गामा का जैसे जिक्र करते, वास्को डी गामा भारत 3 बार आया भी। ठीक है भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी वास्को डी गामा है वो भारत कितनी बार आया था। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। कब कब आया था, 1498 का जैसे जिक्र करते हैं, 1502 का जैसे जिक्र करते हैं, यानी 1498 में आया था, 1502 में आया था और 1524 के अंदर। आपको ध्यान होना चाहिए 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में हो गई थी भी। कहां पर हो गई थी वास्को डी गामा की मृत्यु, भारत के अंदर हो गई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था, तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 3 बार भी। कितनी बार आया था, 3 बार आया था। 3 बार कब कब आया था, 1498 प्रथम बार, और भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की क्या की थी, इसने खोज की थी। उसके बाद में 1502 का जैसे जिक्र करते हैं और 1524 में 1524 में अंतिम बार आया था और 1524 में क्या हो गई थी, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जैसे जिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो दूसरा कौन आया था भी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी, यानी दूसरा पुर्तगाली जो नाविक कौन था भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए पेट्रो। दूसरा जो था 1500 में आया था, ये कौन, 1500 ईस्वी के अंदर दूसरा पुर्तगाली का जैसे पूछ ले, उसके प्रथम आपसे नहीं पूछे। दूसरे पुर्तगाली का जब हम जिक्र करते हैं तो ये आया था पेड्रो अल्ब्रेज। कौन आया था आपका, पेड्रो अल्ब्रेज भी। क्या आया था, अल्ब्रेज। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर। दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाला कौन था, पेड्रो अल्ब्रेज था। कितने समुद्री जहाजों के साथ, 13 समुद्री जहाजों के साथ क्या आया था, ये भारत आया था। ये चीज आप क्लियर करो। पेड्रो अल्ब्रेज आया था, गैब्रियल के नाम से भी इसको जाना जाता है, पेड्रो अल्ब्रेज गैब्रियल। 13 समुद्री जहाजों के साथ क्या आया था, भारत आया था। कब, 1500 ईस्वी में। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी, जो आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी जो स्थापना जो हुई थी 1498 में। कब हुई थी, 1498 में। अब 1498 में इनकी जैसे कंपनी स्थापित होने के बाद में इन्होंने भारत में अपनी कोठियां स्थापित की थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पुर्तगाली जब आए भारत में तो पुर्तगालियों ने क्या है, सबसे पहले तो अपनी छोटी छोटी कोठियां स्थापित करने की अनुमति मांगी राजाओं से। जमोरिन राजा ने व्यापार करने के लिए उसको अनुमति दे दी, परंतु एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, अनुमति दे दी। 1498 में इस कंपनी की स्थापना हुई। भारत में आके इन्होंने प्रथम जो फैक्ट्री लगाई थी, प्रथम फैक्ट्री, तो प्रथम फैक्ट्री का जैसे जिक्र करते हैं, प्रथम कोठी का जैसे जिक्र करते हैं, तो यह लगाई थी 1502 के अंदर, कोचिन में भी। कहां पर लगाई थी आपकी, कोचिन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां पर लगाई, तो कोचिन केरल का जैसे जिक्र करते हैं। और दूसरी कब लगाई थी, तो 1502 के अंदर। दूसरी फैक्ट्री जो लगाई थी इन्होंने 1505 का जैसे जिक्र करते हैं, कन्नूर भी। कहां पर लगाई थी इन्होंने, कन्नूर। कन्नूर भी कहां पर पड़ता है, ये आपका केरल। तो प्रथम और दूसरी फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने जो लगाई थी वो कहां पर लगाई थी, आपकी केरल के अंदर लगाई थी। कहां पर लगाई थी, केरल के अंदर लगाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी इस चीज के बारे में। 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, प्रथम कोचिन के अंदर और दूसरी कन्नूर के अंदर। दोनों ही कहां पर पड़ते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, दोनों ही ये आपके केरल के अंदर है। अब जैसे पुर्तगाली जो क्या हो गया था, साम्राज्य स्थापित हो गया था धीरे धीरे। पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित होने के बाद में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को संभालने के लिए क्या जरूरत थी, गवर्नर जनरल की, वायसराय की जरूरत थी भी। किसकी जरूरत थी, वायसराय की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी पुर्तगाली जो शासन था भी, पुर्तगाली साम्राज्य था, पुर्तगाली साम्राज्य को संभालने के लिए किसकी जरूरत थी, वायसराय की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, वायसराय की जरूरत थी। आपको ध्यान होना चाहिए, वायसराय की जरूरत थी। और प्रथम वायसराय जो बन के आया था भी, बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रथम वायसराय जो भारत बन के आया था वो कौन था? वो था फ्रांसीसी डी अल्मीडा भी, यानी फ्रांसीसी डी अल्मीडा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भी, डी अल्मीडा इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। ये जो बन के आया था 1505 से लेके 1509 तक भी, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसको जाना जाता है। यानी प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का जो बन के आया था वो कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कब आया था? 1505 से लेके 1509 तक भारत में रहा था। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था इसने कहा था भी हमें क्या है? अरब सागर पर अधिकार करना होगा भी, अरब सागर। खास करके अल्मीडो की हमें वैल्यू वाटर पॉलिसी के बारे में भी पढ़ते हैं, वैल्यू वाटर पॉलिसी। यानी अल्मीडो जो था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडो, इसने कहा था भी सबसे पहले हमें किसके ऊपर अधिकार करना है? अरब सागर के ऊपर अधिकार करना है, इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार करना है। क्योंकि यहां पर तो हो सकता है कोई राजा हमारा विरोध करे, परंतु समुद्र में हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, इसलिए हमें सबसे पहले क्या है? अरब सागर के ऊपर अधिकार करना पड़ेगा। अरब व्यापारियों को क्या करना पड़ेगा? हमें खत्म करना पड़ेगा। ठीक है भी, अरब व्यापारियों को क्या करना पड़ेगा? हमें खत्म। इसीलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कहा था भी हमें अपनी संपूर्ण शक्ति सागर पर लगा देनी चाहिए। अल्मीडो ने क्या कहा था? बार बार कहता था ये बात है भी हमें अपनी संपूर्ण शक्ति किसके ऊपर लगा देनी चाहिए? अरब सागर के ऊपर, सागर पर लगा देनी चाहिए। क्योंकि यदि हम सागर पर शक्तिशाली नहीं होंगे तो सिंगरी हर वस्तु हमारे विरुद्ध हो जाएगी। अगर हमें सागर के प्रति शक्तिशाली नहीं होंगे तो हर वस्तु हमारी क्या हो जाएगी? विरुद्ध हो जाएगी, ये अल्मीडो कहता था। और आपको ध्यान होना चाहिए, अरब सागर के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इसी को ही, यानी अरब सागर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और इसी अधिकार को ही वैल्यू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, वैल्यू वाटर पॉलिसी भी। ठीक है भी, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। वैल्यू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो वैल्यू वाटर पॉलिसी थी अरब सागर और हिंद महासागर के ऊपर पुर्तगालियों का जो एकाधिकार, ये क्या मानते थे? अपने आप को समुद्र का, यानी समुद्र का स्वामी मानते थे। सागर का क्या मानते थे? स्वामी मानते थे भी हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई यहां पर क्या नहीं कर सकता? व्यापार नहीं कर सकता। वैल्यू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है या शांत जल की नीति भी कहा जाता है, भी शांत जल की नीति भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी वैल्यू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति एक ही बात है, भी एक ही बात है। किससे संबंधित थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये अल्मीडो से संबंधित थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडो लेके आया था। क्या औचित्य है, क्या मतलब था इसका? अरब सागर पे पुर्तगालियों का एकाधिकार। क्या था? एकाधिकार था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये अपने आप को क्या मानते थे? समुद्र, सागर जो है ना उसका स्वामी मानते थे। और इन्होंने कह भी दिया था भी अरब और भारतीय जो व्यापारी है ना वो पुर्तगालियों से अनुमति लेके ही क्या करेंगे? अरब सागर और हिंद महासागर के अंदर व्यापार करेंगे। इन्होंने फिर आपको काफिला व्यवस्था भी है भी, ठीक है भी, काफिला व्यवस्था। देखो अलग अलग चीजों के बारे में जिसे जाना जाता है, काफिला व्यवस्था है। पुर्तगालियों की काफिला व्यवस्था भी थी और एक परमिट व्यवस्था भी थी। यानी परमिट लेकर ही पुर्तगालियों से क्या किया जा सकता था? व्यापार किया जा सकता था। किसके अंदर? आपको ध्यान होना चाहिए, अरब सागर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब पुर्तगाली जो साम्राज्य का दूसरा वायसराय, जो दूसरा गवर्नर जो बन के आया था वो कौन था आपका? वो बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फासो डी अल्ब्रुक। अल्फासो डी अल्ब्रुक भी, ठीक है, अल्बुकरक है ये। अल्फासो डी अल्बुकरक आया था, आपको ध्यान होना चाहिए। और कब से कब तक आया था? ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1509 से लेके 1515 भी, 1509 से लेके 1515 तक। सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है भी वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है भी। क्या है? वास्तविक संस्थापक, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर जो बन के आया था, वायसराय जो बन के आया था, वो कौन था आपका? वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगर आपसे पूछे भी पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन सा, तो अल्फासो डी अल्ब्रुक था भी। कौन था? अल्ब्रुक था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1500 कब आया था? 1509 से लेके 1515 तक ही।
क्योंकि राजनीतिक शक्तियां जो प्रदान की थी, नहीं यानी मुगल साम्राज्य पुर्तगाली साम्राज्य को राजनीतिक शक्तियां जो प्रदान करने वाला था वो कौन था? आपका अल्फासो डी अलबुर्क था। भी अल्फासो आपको ध्यान होना चाहिए, आमों की भारत में एक प्रजाति भी। अल्फासो जो है ना, ये क्या है? भारत में एक आमों की प्रजाति, और कहा जाता है, इतिहासकार वैसे बताते हैं भी, अल्फासो जो आम की प्रजाति है ना, इसको लाने वाला भी अल्फासो डी अलबुर्क था। उसी के नाम पर इसका नाम क्या है? अल्फासो पड़ा है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा आमों का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक जगह है मलियाबाद, जिसको भारत का आमों का शहर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, अल्फासो डी अलबुर्क ने 1510 में भी, क्या है? 1510 विजापुर का शासक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजापुर का जैसे शासक का जिक्र करते यूसुफ आदिल शाह भी। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। विजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से किसको छीन लिया था? गोवा को छीन लिया था भी। क्या है? गोवा को किससे छीना था? तो विजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसी से छीना था। किसने? तो आपको ध्यान, अल्फासो डी अलबुर्क ने। कब? 1510 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1510 में इसको छीन लिया था। और अल्फासो डी अलबुर्क की जो मृत्यु हो गई थी, कब? 1515 में भी। 1515 आपको ध्यान होना चाहिए, इसी के समय में ही भारत में सती प्रथा बंद कर दी गई थी कुछ समय के लिए। इसी के समय सती प्रथा क्या कर दी गई थी? कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। और अल्फासो डी अलबुर्क का जैसे जिक्र करते, इन्होंने पुर्तगालियों को क्या किया था? आक्रोशित किया था। पुर्तगालियों को बताया भी हमें ज्यादा से ज्यादा क्या है? भारतीय महिलाओं के साथ शादी करनी चाहिए, वैवाहिक संबंध स्थापित करनी चाहिए, वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए भारतीय महिलाओं के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को क्या बनाया जा सके? ईसाई बनाया जा सके। ठीक है भी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या बनाया जा सके? ईसाई बनाया जा सके। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो अल्फासो डी अलबुर्क का जिसे हम जिक्र कर रहे थे, दूसरा वायसराय जो बन के आया था भारत में, दूसरा पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। सती प्रथा का भी अगर जिक्र किया जा सकता है भी, किस पुर्तगाली के समय में, पुर्तगाली गवर्नर जनरल के समय में सती प्रथा बंद थी, तो अल्फासो डी अलबुर्क था। उसके बाद में ऐसा कौन सा पुर्तगाली जो वायसराय था जिसके शासनकाल में जिसने कहा भी भारतीय महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा वैवाहिक संबंध स्थापित करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाया जा सके, ईसाई धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रसार किया जाए। तीसरा जो बन के आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तीसरे से संबंधित भी बहुत बार पूछा जाता है। तीसरा आया था नूनो डी कुनाबी। नूनो डी कुनाबी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कब आया था? 1529 से 1538 में। 1529 से 1538। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, नूनो डी कुना से पहले भी भारत में क्या है? 1524 के अंदर वास्को डी गामा वायसराय बन के आया था, परंतु 1524 में वास्को डी गामा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। और फिर कौन आता है? आपका नूनो डी कुना आता है। सबसे महत्वपूर्ण तो आपको ध्यान होना चाहिए, नूनो डी कुना के समय में ही 1530 का जैसे जिक्र करते हैं, 1530 में इन्होंने क्या है? अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यानी इनकी पहला जो कोठी कौन सी मैंने बताई थी भी, पहले इनकी राजधानी क्या थी? कोचिन थी। और कोचिन से गोवा जब स्थानांतरित की थी, वो कब की थी? 1530 में। किसके समय में? नूनो डी कुना के समय में। नूनो डी कुना के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसने स्थानांतरित की थी राजधानी कोचिन से, कहां पर है? गोवा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप क्लियर करो। इससे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा की 1524 में मृत्यु हो गई थी। अब एक चीज मैंने जैसे जिक्र किया था, काफिला व्यवस्था का पुर्तगालियों की जिक्र किया। एक संत जेवियर भी आए थे भी, 1542 का जैसे जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। संत जेवियर्स एक ईसाई संत थे जिनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी, जिनकी मृत्यु। काफिला व्यवस्था का जैसे जिक्र किया था मैंने, एक काफिला व्यवस्था थी भी। इनकी क्या थी? काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था का मतलब क्या होता है? एक समुद्री जो अरब व्यापारी हो चाहे भारतीय व्यापारी हो, उन समुद्री जो व्यापारियों का क्या होता था? एक काफिला होते थे। काफिला होता था, कई समुद्री क्या होते थे? जहाज होते थे। और उन जहाजों के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक क्या होता था? पुर्तगाली जहाज होता था भी। ठीक है भी, यानी काफिला व्यवस्था मींस क्या होता था?
भी अरब और भारतीय जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों का क्या होता, समुद्री जहाजों का एक समूह होता था, काफिला होता था, और उस काफिले की निगरानी, रक्षा, देखभाल जो करता था भी व्यापार सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, इसके लिए क्या होता था, एक पुर्तगाली समुद्री जहाज होता था, पुर्तगाली जहाज होता था, उसी को ही किस नाम से जाना जाता था, काफिला व्यवस्था के नाम से जाना जाए। उसके बाद में एक था आपका कार्टेज आर्मेडा भी, क्या था आपका कार्टेज आर्मेडा भी, ठीक है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेज आर्मेडा यानी मतलब क्या होता है, परमिट भी, क्या है, परमिट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। कार्टेज आर्मेडा और काफिला व्यवस्था किससे संबंधित, आपकी पुर्तगालियों से संबंधित है। मैंने जैसे आपको बताया था भी अरब सागर और हिंद महासागर, इस क्षेत्र के ऊपर है, हिंद महासागर के ऊपर किसका अधिकार हो गया था, पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। तो पुर्तगाली सागर के स्वामी कहलाते थे, और पुर्तगालियों ने कह दिया, अरब जो व्यापारी थे और भारतीय जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों को कहा भी अगर आपको अरब सागर के अंदर व्यापार करना है तो हमसे क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा भी, ठीक है भी, आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अरब व्यापारी और भारतीय जो व्यापारी हैं वो अरब सागर के अंदर जब व्यापार जो करते थे ना, तो किससे परमिट लेके व्यापार करते थे, वो पुर्तगालियों से परमिट लेके व्यापार करते थे, जिसको किस नाम से जाना जाता था, कार्टेज आर्मेडा के नाम से जाना जाता है। यानी कार्टेज आर्मेडा मींस क्या होता है, परमिट लेना भी, क्या होता है, परमिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगर परमिट न लेके डायरेक्ट अगर कोई समुद्री जहाज इसमें प्रवेश कर, तो उसको क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था, किसके द्वारा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पुर्तगालियों। आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जिक्र करते हैं भी पुर्तगाली जब थे तो उस समय यहां पर भारत में राजकाज किसका था, कौन मुगल शासक था, अकबर था भी, अकबर महान के नाम से जिसको जाना जाता है। 1542 में जन्म हुआ था और 1605 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है भी। अकबर भी 1572 में, आपको ध्यान होना चाहिए, कब, 1572 के अंदर, 1572 में जब गुजरात अभियान पे गया हुआ था ना, गुजरात अभियान इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। अकबर उस समय मुगल शासक था जब पुर्तगाली भारत पे या कोठियां स्थापित कर रहे थे, यानी उनका साम्राज्य जो विकसित था। 1572 के अंदर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जब गया हुआ था अकबर, तो अकबर ने 1572 में ही सबसे पहले गुजरात में क्या देखा था, समुद्र देखा था। क्या देखा था, समुद्र। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 1572 में इसने क्या देखा था, समुद्र को देखा था अकबर ने सबसे पहले, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और यहीं पर वो किससे मिला था, पुर्तगालियों से मिला था भी, किससे मिला था, पुर्तगालियों से। और इन्हीं पुर्तगालियों से परमिट लेके, क्या है, परमिट लेकर उसने क्या किया था, अरब सागर के अंदर व्यापार किया था, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी ध्यान हो बे। अकबर ने भी क्या है, पुर्तगालियों से परमिट लेके कहां पर व्यापार किया था, वो व्यापार किया था आपका अरब सागर के अंदर, कार्टेज आर्मेडा के अंतर्गत। अकबर ने कब सबसे पहले समुद्र देखा था, तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले जो इसने समुद्र देखा था 1572 में, जब ये गुजरात की विजय अभियान के रूप में गया हुआ था, ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, यानी गुजरात विजय, ठीक है भी। और उसी उपलक्ष्य में आपको क्लियर हो भी, फतेहपुर सीकरी में, यानी गुजरात विजय का जैसे जिक्र करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा के अंदर क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा बनाया था। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहां पर बनाया हुआ है, आपका फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था, आपको ध्यान होना चाहिए, अकबर ने भी, क्या है, अकबर के द्वारा। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने 1542 का जिक्र किया था भी, 1542 में भी, 1542 के अंदर संत जेवियर आए थे भी, क्या आए थे, संत जेवियर भारत आए थे भी, ठीक है भी। ये कहां से थे, पुर्तगाल से थे, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। संत जेवियर किसके साथ आए थे, मार्टिन डिसूजा के साथ भी, क्या आए थे, मार्टिन डिसूजा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मार्टिन डिसूजा के साथ 1542 में संत जेवियर भारत आए थे। और संत जेवियर की भारत में ही क्या हो गई थी, फिर मृत्यु हो गई थी, भारत में ही क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज मैंने बहुत बार आपको बताया है, गोवा के जो चर्च हैं, गोवा के चर्च में इसकी क्या है, डेड बॉडी रखी हुई है। गोवा के चर्च में भी इसकी डेड बॉडी रखी हुई है। और हर 10 साल बाद उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है भी। उस डेड बॉडी को क्या है, 10 वर्ष बाद क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, दर्शन के लिए भी। किसके लिए, दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है,
और एक चीज आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, 10 वर्ष के लिए जो निकाला जाता है, अंतिम बार जो निकाली गई थी 2014 के अंदर, अब बारी कब आएगी 2024 में इस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाएगा। किसके लिए? सिर्फ दर्शन के लिए भी। और आज भी वो बॉडी जैसी की तैसी पड़ी हुई, जैसे पहले थी ना वैसे ही पड़ी हुई है। बड़ी अजीब बात है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इसकी डेड बॉडी भी भारत में ही है, 10 साल बाद इसके दर्शन के लिए निकाला जाता है। और अंतिम बार जो निकाली गई थी वो 2014 के अंदर, 2014 में इंपोर्टेंट है। और कहां? गोवा के चर्च में भी, गोवा के चर्च में है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते 1560 में भी, 1560 का जैसे जिक्र करते हैं तो गोवा में ईसाई न्यायालय की स्थापना की गई थी भी। गोवा में ईसाई न्यायालय की स्थापना की गई थी भी, इंपॉर्टेंट है ध्यान करना। यानी 1560 में ही गोवा के अंदर ईसाई न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1542 में मार्टिन डिसूजा के साथ कौन आए थे? संत जेवियर आए थे। उनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी और उनकी डेड बॉडी भी आपको ध्यान होना चाहिए कहां पर है, उनकी डेड बॉडी भी गोवा के चर्च में स्थित है, गोवा के चर्च में स्थित है। तो ये सारी के सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे पुर्तगालियों का मैंने जिक्र किया था, पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है भाई, भी क्या दिया है पुर्तगालियों ने भारत को भी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों की देन का जैसे जिक्र करें भी, क्या देन है पुर्तगालियों की देन भी, ठीक है भी, क्या देन है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, पुर्तगाली तमाकू लेके आए भी, क्या लेके आए थे? तमाकू, प्रिंटिंग प्रेस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी पुर्तगाली जो भारत लेके आए थे वो क्या लेके आए थे? प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। छापने की जो कला है वो भारत में लेकर आने वाले सबसे पहले यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे। तमाकू का भी मैंने जैसे जिक्र किया, तमाकू भारत नहीं जानता था तमाकू के बारे में। देखो ऐसी बात नहीं है भी नहीं उस चीज के बारे में जानते, परंतु लेके कौन आए थे सबसे पहले भी, आपको ध्यान होना चाहिए। तमाकू भारत लेके आने वाले थे पुर्तगाली भी। कौन थे? पुर्तगाली। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और जहांगीर मुगल एक ऐसा शासक हुआ है, अगर मुगल बादशाह हुआ है जहांगीर, उसने तमाकू पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। तो तमाकू लेके आए थे। तमाकू भारत में सबसे ज्यादा, मैंने कई बार आपको बताया, आंध्र प्रदेश में होता है। और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में राष्ट्रीय तमाकू अनुसंधान संस्थान है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा तमाकू उत्पादक देश है, परंतु तमाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी कौन सा? आपका भारत है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आलू का जैसे जिक्र करते हैं, आलू जैसे आप जिक्र करोगे, लाल मिर्च का जैसे जिक्र करते हैं, लाल मिर्च का जैसे जिक्र करते हैं। उसके बाद आपने जैसे काजू का जैसे जिक्र किया है, काजू है, ठीक है भी, काजू का जैसे जिक्र करते हो। बादाम का जैसे जिक्र करते हो, बादाम है। काजू, बादाम, लाल मिर्च, आलू, ये सभी जो चीज लेके आने वाले कौन थे? आपके पुर्तगाली थे भी। कौन थे? पुर्तगाली। परंतु तमाकू और प्रिंटिंग जो प्रेस है, इनके बारे में सबसे ज्यादा क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आम का भी जैसे मैंने जिक्र किया था, वे अल्फासो जो आम की प्रजाति है वो भी भारत को लेके आए थे, पुर्तगाली लेके आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाजों का निर्माण भी, खास करें जहाजों का निर्माण, तो जहाजों की निर्माण की जो कला भारत लेके आए थे वो भी कौन लेके आए थे? आपके पुर्तगाली लेके आए थे। तो आपको क्लियर हो गया होगा इस क्लास से भी पुर्तगाली जो आए थे, यानी यूरोपियन जो आए थे भारत, तो यूरोपियनों के आने के बाद एक नए युग की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी भी। एक नए युग की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। एक नया रास्ता खोजा गया था और सांस्कृतिक और आर्थिक अनेक संस्कृतियों का क्या हुआ था? आपस में मेल मिलाप हुआ था। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम चर्चा कर रहे थे पुर्तगालियों के आगमन के अंतर्गत, यूरोपियनों के आगमन के अंतर्गत पुर्तगालियों का हम जिक्र कर रहे थे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दूसरे बच्चों के साथ। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।